अपन ने लास्ट क्लास में अध्याय नंबर 11 समाप्त कर दिया। अगर आपके सिलेबस की बात देखें तो अपन ने अध्याय नंबर 1 से लेकर 11 तक सभी अध्याय समाप्त हो चुके हैं अपने, याद है। इसमें एक अध्याय बचा हुआ है, अध्याय नंबर 6, जिसी को आज अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और ये अध्याय होते 1 से 11 तक कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे भी आपके नेक्स्ट मंथ अर्धवार्षिक एग्जाम है, तो इसमें भी 90% 100% सिलेबस आता है। तो कोशिश करेंगे फिर 6 के पढ़ने के बाद 11 12 जितना हो सकेगा अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो वैसे तो देखो अध्याय नंबर 6 इतना लेट क्यों प्रारंभ कर रहा हूँ, तुम्हें बता ही दिया था मैंने पहले, क्योंकि तुम पहले इसके लिए परिपक्व नहीं थे। क्या नहीं थे? परिपक्व नहीं थे। अब तुम इस अध्याय के लिए क्या हो? परिपक्व। और अध्याय नंबर 6 का नाम क्या है? त्रिभुज। देखो बच्चे और टीचर्स भी कहते हैं कि ये अध्याय जो है ना कठिन है, पर कठिन नहीं है। हाँ, अध्याय नंबर 6 के लिए कठिन है, बाकी ये कठिन नहीं है। अगर इसको आप सही तरीके से पढ़ोगे, आपने पुरानी चीजें अगर आप अच्छे से पढ़ रखी है, तो सबसे सीधा टॉपिक मतलब रहेगा ये। ज्योमेट्री है, आप थोड़ा सा माइंड लगाओगे काम हो जाएगा, ठीक है। तो आज अपन पढ़ रहे हैं त्रिभुज, ठीक है। टॉपिक डालो। देखो पहले मैं एकदम बेसिक से लेता हूँ, तो टॉपिक डालो त्रिभुज। मतलब अध्याय का नाम लिखो, अध्याय 6, उसमें त्रिभुज आपका वो रहेगा अध्याय का नाम। हाँ, अध्याय 6 और उसका नाम क्या है? त्रिभुज। ठीक है। और ऑनलाइन वाले बच्चे भी जो भी पढ़ रहे हैं वो भी सुने कि आपको इससे देखो बूंदी जिले की लमसम बेस्ट कोचिंग है ऑफलाइन की, जिससे आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल रही है। तो अगर पढ़ा हुआ अच्छा समझ में आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो टॉपिक डालो, ये जब तक ऑनलाइन वाले बच्चे टॉपिक डालते हैं तुम भी डालो त्रिभुज। इसमें लिखो त्रिभुज। अब देखो जो सुनो, त्रिभुज जानने से पहले देखो बहुभुज। देखो अपन देखो बहुभुज बनता है, फिर बहुभुज में चतुर्भुज, पंचभुज। तो पहले बहुभुज की परिभाषा लिखते हैं अपन, क्योंकि अगर बहुभुज आ गया ना तो फिर अपन त्रिभुज की भी, चतुर्भुज की भी, पंचभुज की क्या परिभाषाएं होगी वो लिख देंगे। तो अध्याय का नाम आपने क्या डाला? त्रिभुज। अब उसमें टॉपिक डालो फर्स्ट आपके बहुभुज। क्या डालो? बहुभुज। लिखो समतल में, देखो बहुभुज की यानी 2D आकृतियों की जब भी बात होगी तो इनकी परिभाषाओं में ये जो समतल शब्द है ना ये जरूर आएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक घन की इनकी परिभाषा लिखाऊंगा तो यहाँ पे समतल शब्द नहीं लूंगा। यहाँ पे मैं लिखा हो रहा हूँ बहुभुज, त्रिभुज, आयत, ये चीजें होती है तो 2D आकृति हैं, तो यहाँ पे समतल शब्द आएगा, ठीक है ना। समतल मतलब एक ही तल पे स्थित, ठीक है। तो लिखो समतल में स्थित, समतल में स्थित 3 या 3 से अधिक समतल में स्थित 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों, समतल में स्थित 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से गिरिबंध आकृति। देखो ये बंद शब्द को अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि बहुत से यूं बोलते हैं कि 3 भुजाओं से बनी आकृति या 4 भुजाओं से बनी आकृति चतुर्भुज कहला जाएगी, 3 भुजाओं से बंद आकृति मतलब बनी आकृति क्या कहला जाएगी? त्रिभुज कहला जाएगी। तो ऐसा नहीं है, जैसे 3 भुजाएं तो ये भी ले ली मैंने, तो क्या ये त्रिभुज बन गया? क्या नहीं बनाना। तो आपको बोलना पड़ेगा 3 भुजाओं से गिरी बंद आकृति। ये तीनों भुजाएं आपस में बंद होनी चाहिए, वो गिरी हुई हो और क्या हो? बंद हो, तब जाके त्रिभुज बनेगा। ये भी तो 3 भुजाएं हैं ना,
क्या बना क्या त्रिभुज? नहीं बना, तो गिरी बंद आकृति। तो आप अभी बहुभुज की लिख रहे हो, क्या लिखा? 3 या 3 से अधिक भुजाओं से गिरी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। जैसे जैसे त्रिभुज, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, त्रिभुज कोमा चतुर्भुज कोमा पंचभुज। ठीक है, तो अगर 3 या 3 से अधिक, अगर आप 4 भुजाएं ले लोगे तो चतुर्भुज, 5 भुजाएं ले लोगे तो पंचभुज, और 3 भुजाएं लोगे तो त्रिभुज। तो सीधी सीधी बहुभुज की परिभाषा से क्या निकल के आ जाएगी? अपने त्रिभुज की परिभाषा आ जाएगी। बात समझ में? त्रिभुज की क्या हो जाएगी? समतल में स्थित 3 भुजाओं से गिरी बंद आकृति, जिसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि त्रिभुज की परिभाषा यही होगी। तो अगला टॉपिक अपना रहेगा बहुभुज के बाद। ये लिख लिया आपने, सारे उदाहरण लिख लिए, त्रिभुज, बहुभुज, चतुर्भुज। तो अब टॉपिक डालो त्रिभुज। अब लिखते हैं अपन परिभाषा त्रिभुज की। अब इसमें भी देखो, इधर सुनो, 2 परिभाषाएं लिखवा सकता हूं मैं। एक तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो सीधी सादी परिभाषा 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, तो एक तो वो लिख लो, और एक अपने स्टैंडर्ड टाइप में दूसरी और लिख लेंगे। तो पहले ये वाली लिख लो। त्रिभुज की परिभाषा में लिखना 3 भुजाओं से, भुजाओं भी लिख सकते हो तुम, रेखाखंड भी लिख सकते हो यहाँ पे ना। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कहलाती है। लिख लिया? तो ये परिभाषा तो हो गई जो आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, एक और लिख लो। किसी को और कोई बता सकता है कि क्या लिख सकते हैं अपन अध्याय नंबर 7 के आधार पे? अब 7 बोल दिया तो अध्याय नंबर 7 याद आया? आया याद? तो उसके आधार पर चलो लिखो तुम्हें तो लिखो, समतल पर स्थित, समतल पर स्थित, इसी की लिख रहे हैं, त्रिभुज की परिभाषा ही लिख रहे हैं। बस आप थोड़ा और स्टैंडर्ड के रूप में इस ऐसी भी परिभाषा हो सकती है। तो लिखो, समतल पर स्थित 3 असरेख बिंदुओं। अरे लिख सकता हूं ना, असरेख बिंदु कहाँ आया था? अध्याय नंबर 7 में। असरेख, असरेख, असरेख बिंदुओं, समतल पर स्थित 3 असरेख बिंदुओं, असरेख बिंदुओं को मिलाने पर, असरेख बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति, असरेख बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है रे? त्रिभुज कहलाती है। आ जाएगी बात समझ में? तो ये तो हुई अपने त्रिभुज की परिभाषा। अब मेरा नॉर्मली इस अध्याय के लिए, वैसे त्रिभुज के बारे में पढ़े तो कितने प्रकार कहते हैं, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर, वगैरह वगैरह, कितनी बातें हो सकती है। परंतु मेरा सीधा सा क्वेश्चन ये कि त्रिभुज के कितने अवयव होते हैं? कितने होते हैं? 6। कौन कौन से अवयव? मतलब अंग, अपन क्या बोल सकते हैं? अंग। तो कितने अवयव होते हैं? 6। 3 तो भुजाएं और 3। अब इसी के साथ मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे कि अगर त्रिभुज के 6 अवयव होते हैं तो एक चतुर्भुज के कितने अवयव होंगे? चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं वाला। ठीक है, एक वर्ग ले लो, आयत ले लो, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, तो उसके कितने अवयव होंगे? 10 होंगे। कितने? 10। 8 तो नहीं होंगे ना? 8 होंगे, पर
8 से ज्यादा 10 होंगे। इधर सुनो, अब 10 कैसे होंगे? तो त्रिभुज के लिए अपने कितने बोले? 6। तो 6 में कौन कौन से? 3 2 भुजाएं और 3 कोण। 3 2 भुजाएं और 3 कोण, इन्हीं 6 चीजों से मिलकर एक त्रिभुज बन रहा है। तो एक चतुर्भुज में कितने वो होंगे? आपने बोला कि 10। अब वो कैसे होंगे? देखो, 4 तो भुजाएं और 4 कोण, कितने हुए? 8 हो गए। तो बन गया क्या? नहीं, इधर सुनो, इसमें 2 विकर्ण भी होते हैं। तो फिर इस प्रकार एक चतुर्भुज के कितने अवयव होते हैं? 10। और त्रिभुज के कितने होते हैं? 6। इसमें कोई विकर्ण वाली बात नहीं याद। तो अगले उस लाइन में लिखो, त्रिभुज के हाँ, अगली लाइन में लिखना, त्रिभुज के 6 अवयव होते हैं। त्रिभुज के 6 अवयव होते हैं। कितने अवयव होते हैं रे? 6 अवयव होते हैं। लिख लिया? आगे उसमें लिख लो, 3 कोण व 3 भुजाएं। 3 कोण व 3 भुजाएं। तीन कोण व 3 भुजाएं। आ जाएगी बात समझ में? अब इधर सुनो, ये तो हो गई नॉर्मल त्रिभुज के बारे में छोटी सी बातें। तो अब अपन देखो, कक्षा 9 में आपने सर्वांग समाकृतियां पढ़कर आए हो, क्योंकि इस अध्याय में अपन पढ़ेंगे उसी जो सर्वांग सम तुम वहां पढ़ के आए हो ना, उसी से आगे की पार्ट पढ़ेंगे अपन। तो सर्वांग सम तक वहां पढ़ लिया आपने, और यहाँ पढ़ेंगे अपन समरूप। क्या पढ़ेंगे? समरूप आकृतियां। तो पहले थोड़ा सा जानकारी समरूप आकृतियां क्या कहते हैं, उनकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो टॉपिक डालो समरूप आकृतियां। टॉपिक डालो समरूप आकृतियां। समरूप पढ़ा है वैसे आपने कक्षा 9 में ये चीजें। तो इसमें लिखना, ऐसी आकृतियां, समरूप आकृतियों में लिखना, ऐसी आकृतियां जिनमें भुजाओं की माप तथा कोणों की माप समान हो। भुजाओं की माप तथा कोणों की माप समान हो, समरूप आकृतियां कहलाती है। कौन सी आकृतियां कहलाती है? समरूप आकृतियां कहलाती है। फिर उसी के नीचे लाइन करके लिखना, सर्वांग सम का चिन्ह। सर्वांग सम का चिन्ह क्या होता है रे? ये बराबर का चिन्ह, और इसके ऊपर इस प्रकार जिगजैग वाली एक लाइन होती है। ये किसका साइन हो जाएगा? सर्वांग सम का। कक्षा 9 में आप पढ़ के आए हो। अभी आगे अपन पढ़ेंगे समरूप का क्या चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये होता है किसका? सर्वांग सम का चिन्ह। तो इसको लिख लो। अब इधर सुनो, समरूप आकृतियां लिखी आपने, वैसे ज्यादा डिटेल्स क्योंकि कक्षा 9 में आप पढ़ के आओ, पर फिर भी थोड़ा सा देख लो। अगर ए बी भुजा इसकी पी क्यू के बराबर है, आ जाएगी बात समझ में? इसकी बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है, और इसकी ए सी भुजा किसके? पी आर के। ये ऐसे इस प्रकार चीजें देखो, भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर। इसी प्रकार कोणों की बात कर ले, मैं सिंगल कोण लिख दूं, कोण ए लिख दूं, या पूरा नाम लिखूं? कोण ए लिख दो ना, तो कोण ए बराबर किसके आ जाए? कोण पी के। कोण बी बराबर किसके आ जाए? कोण क्यू। और कोण जो सी है वो बराबर किसके आ जाए? कोण आर। तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होता है त्रिभुज पी क्यू आर के। आ जाएगी बात समझ में? तो जब भुजाएं व कोणों की जो माप है वो क्या हो जाए? समान। तो ऐसी स्थिति में क्या होते हैं? वो त्रिभुज
सर्वांग सम होते हैं। और ये आकृतियां कैसी कहलाती है? सर्वांग सम आकृतियां। आ जाइए बात समझ में। सर्वांग सम का मतलब समझ लो, नाम में छुपा हुआ है। सर्वांग यानी सभी अंग, देख सर्वांग सम, सम यानी समान, सर्वा मतलब सभी अंग, सभी अंग समान हो। अब सभी अंग यानी इसके भी 6 अंग और इसके भी 6 अंग, सभी 6 के 6 अंग अगर बराबर हो गए, समान हो गए, तो फिर ऐसी स्थिति में वो जो भी आकृति होगी वो क्या हो जाएगी? सर्वांग सम। अब देखो, अगर एक देखो समद्विबाहु त्रिभुज है, एक विषमबाहु, तो वो फिर कहां से बराबर होंगे? ठीक है ना। तो सभी भुजाएं, सभी कोण बराबर हो, तो फिर वो सर्वांग सम आकृतियां कहलाएगी। ठीक है, तो ये 2 चित्र बना के ये चीज उतार लो। ठीक है, फिर आगे यहाँ तक उतार लिया ना। देखो अब इधर सुनो, मैं वो उस डिटेल्स पे नहीं जा रहा सर्वांग सम आकृतियों में कि कौन कौन से नियम थे आपके। एस नियम था, ठीक है, एस नियम था, ये सारी जो चीजें थी, या फिर मतलब ए नियम था, या फिर एस भी बोल सकते हो उस नियम को। तो वो चीजें आपने कक्षा 9 में पढ़ी और आगे आएगी तो अपन वो जानते हो आप तुम। जैसे अगर सभी भुजाएं इसके बराबर हो जाए, इस वाली भुजाएं इसकी तीनों भुजाएं इसकी तीनों की भुजाओं के बराबर हो जाए, एस नियम लग जाएगा। इसके 2 कोण और एक भुजा बराबर हो जाए, तो फिर ए लग जाता है। आ जाएगी बात समझ में। और आपको पता था सर्वांग सम में एक नियम कभी नहीं होता, ये वाला कभी होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये एक त्रिभुज है, इसके सभी कोण आपस में कितने बराबर है? 60-60 डिग्री के। और ये एक त्रिभुज है, इसमें भी सभी कोण कितने डिग्री के? 60-60। तो क्या ये सभी कोण इस वाले के सभी कोण इस वाले के सभी कोणों के बराबर हो गए? पर फिर भी क्या ये सर्वांग सम है क्या? नहीं। तो ए वाला कभी नियम नहीं होता। ये आपने वैसे कक्षा 9 में पढ़ा है। अब टॉपिक डालो समरूप आकृतियां। टॉपिक क्या डालो? समरूप आकृतियां। हाँ, पहले तो सर्वांग सम डाला था। अरे नहीं, वहां पे सर्वांग सम है, सर्वांग सम आकृतियां। तुम्हें बोलना चाहिए ना। देखो दिमाग में सर्वांग सम चल रहा था, समरूप बोल निकल गया होगा मुझसे। पहले क्या डाला? समरूप डाला ना, तो सर्वांग सम करो उसको। और अब डालो समरूप। समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां। पहले जो आपका टॉपिक था वो सर्वांग सम आकृतियां था, तो मैं सारी चीजें सर्वांग सम की लिखवाई है उसमें। ठीक है, अब लिखो समरूप। तो फिर तुम्हें ये बताओ, परिभाषा तो लिख रहे थे तुम सर्वांग सम की, टॉपिक डल रहा था समरूप का, तुम्हें बोलना नहीं है? समरूप की कहाँ? अरे फिर तो गलत लिखा तो तुम। अरे सही कर लिया ना वो चीजें, सर्वांग सम कर लिया ना वहां पे। मतलब इधर सुनो, भुजाओं की माप व कोणों की माप समान हो तो ऐसी आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। लिख लिया है सारी चीजें, फिर ये चीजें भी लिख ली। अब टॉपिक डालो समरूप आकृतियां। अरे माइंड में तो सर्वांग सम चल रहा है, वो बोलने में निकल गया होगा। इधर चलो, समरूप आकृतियां लिखो। इसमें ऐसी आकृतियां, ऐसी आकृतियां, इसको नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हो, समतल में स्थित ऐसी आकृतियां। तुम तो लिख लो ऐसी आकृतियां जिनके रूप, अब लिखोगे तुम समरूप की परिभाषा, तो जिनके रूप, कोष्टक में लिखो आकार, ऐसे आकार होता नहीं है पर कोष्टक में लिख लो बस। जिनके रूप, कोष्टक में क्या लिखा? आकार, समान हो। क्या हो? समान हो, समरूप आकृतियां कहलाती है। ये तो एकदम नॉर्मल परिभाषा। अभी और लिखूंगा मैं इसी की एक और डिटेल्स में परिभाषा। समरूप आकृतियां कहलाती है, लिख लिया। ऐसी आकृतियां जिनके रूप, ठीक है ना, थोपड़ा समान हो, ठीक है ना,
क्या चीज है, थोबड़ा बोल सकते हैं अपन कि सकल सूरत थोड़ा सा क्या हो, सेम सी मैच और यो रूप समान हो, सम यानी समान रूप, ठीक है ना, उनका रूप समान हो तो वो आकृतियां कहलाएगी समरूप आकृतियां। अगली लाइन में लिखना सर्वांग सम ने लिखा था आपने सर्वांग समता का चिन्ह, यहाँ पे लिखो समरूप, समरूप का चिन्ह। तो इसका चिन्ह होता है, देखो वहां पर था बराबर के साथ ऐसा जिगजैग वाली लाइन, यहाँ पर क्योंकि बराबर अंग नहीं होते हैं, रूप समान होता है, तो फिर यहाँ से वो जो नीचे बराबर वाली लाइनें थी वो हट जाएगी और चिन्ह ओनली ये बच जाएगा। तो समरूप जो आकृतियां उनका जो अगर अपन उनको समरूप दर्शाएंगे तो उनके मध्य चिन्ह दर्शाएंगे, वो कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है, समरूप का चिन्ह लिख लिया। अब आगे अगली लाइन में लिखना समरूपता की और समरूप आकृतियों की और परिभाषा लिखवा रहा हूं, इसमें आगे लिखना समान कोणों, हाँ, समान कोणों वाले बहुभुज में, समान कोणों वाले बहुभुज में उनके सभी कोणों, उनके सभी कोणों की माप समान हो, उनके सभी कोणों की माप क्या हो, समान हो। देखो परिभाषा क्या आ रही है, यानी समान कोणों वाले बहुभुज में, यानी एक ऐसा बहुभुज जिसमें कोणों की संख्या क्या हो, समान हो। अगर आप इधर चतुर्भुज ले रहे हो, चतुर्भुज में कितने कोण है, 4, तो फिर इधर उसके जो समरूप आकृति होगी उसमें भी फिर कितने कोण होने चाहिए, 4 होना चाहिए। आप ये नहीं कि एक चतुर्भुज को त्रिभुज के समरूप कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। कोणों की जो संख्या है दोनों में क्या होनी चाहिए, समान। फिर आगे क्या लिखा, कहां तक लिखा आपने, समान कोणों वाले बहुभुज में कोणों, उनके कोणों की माप समान हो, यहां तक लिख लिया। या कोणों की माप क्या हो, समान हो, या उनके भुजाओं का अनुपात। अब यहाँ पे देखो भुजाओं का अनुपात आ रहा है, सर्वांग समता में तो भुजाएं कैसी होती थी, बराबर। अगर ये 5 सेमी तो फिर ये भी कितनी, इधर वाली भी 5 सेमी, इधर 3 सेमी तो फिर इधर वाली भी कितनी सेमी, 3 सेमी। पर यहाँ पर क्या आ रहा है, भुजाओं का अनुपात समान हो। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर इसकी भुजा ये 5 सेमी है तो इसके समरूप होने वाले जो भी आकृति है त्रिभुज है उसकी भुजा की माप ये अगर 5 है तो जरूरी नहीं ये भी 5 ही हो सकती है 5 है तो और बहुत बढ़िया, परंतु अगर 5 भी नहीं है, ये 10 है, कितनी है, 10। तो इनका जो अनुपात है 5/10, अनुपात कितना हुआ, 1/2। जैसे यहाँ ये 3 है, यहाँ ये 3 है, तो फिर ये कितनी हो जाए, 6। तो फिर इनका भुजाओं का अनुपात 3/6 कितना हुआ, 1/2। तो 1/2 यानी इनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान हो, तो फिर ऐसी आकृतियां कहलाएगी समरूप आकृति। आ जाइए बात समझ में। यहाँ पर देखो सबसे पहली लाइन में क्या थी कि कोणों की संख्या समान हो, आ जाइए बात समझ। फिर उनकी माप, या तो माप समान कर दो, ये 60-60-60 डिग्री के सभी हो जाए, ठीक है। या अगर ये, फिर मैंने शब्द लिखवाया था या, अगर या वो स्थिति नहीं हो, कोणों की माप समान नहीं हो, तो फिर ऐसी स्थिति के अलावा फिर उनकी भुजाओं के जो अनुपात है, रेशो है, वो क्या हो जाए, बराबर। यानी ये 5/10 यानी 1/2, यहाँ पे 3/6 मतलब 1/2। तो फिर ये वाली, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये भुजा 12 है तो फिर ये भुजा 24 हो जाएगी। भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, बराबर। आ जाइए बात सुनने। तो कहां तक लिखा तुमने, अनुपात, भुजाओं का अनुपात समान हो, भुजाओं का अनुपात समान हो, समान हो। तो ऐसे बहुभुज, तो ऐसे बहुभुज समरूप बहुभुज होते हैं।
तो ऐसे बहुभुज समरूप बहुभुज होते हैं। तथा ऐसी आकृतियां तथा ऐसी आकृतियां तथा ऐसी आकृतियां तथा ऐसी आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती है। तथा ऐसी आकृतियां क्या क्या कहलाती है? समरूप आकृतियां कहलाती है। ठीक है, इधर सुनो। ये चित्र बना लेना, जैसे कि ये मैं बना रहा हूं। इधर सुनो, ये 90 डिग्री के, ठीक है, ए बी सी और डी, ये है 5 सेमी और ये है 2 सेमी। ठीक है ना। अब इसी के समरूप अगर मैं कोई आकृति एक और बना रहा हूं, ठीक है ना, तो ये ले लो 10 सेमी, ये ले लो P Q R और S 90 डिग्री, और ये दो तो फिर ये ले लो आप 4 सेमी। आ जाएगी बात समझ में। फिर नीचे लिखना, दोनों बहुभुज में कोणों की संख्या कितनी है? 4 है। फिर लिखोगे कोणों की जो माप है वो कितनी है? 90 डिग्री। कोणों की जो माप है वो क्या है? बराबर, वो भी समान है। भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात। अब इधर सुनो, ये नाम मैंने, एक मिनट ऐसा करो, A B C D ऐसा है ना, तो इसको भी नाम लिख ली क्या तुमने? ये यहाँ पे P Q R S, वैसे वो भी लिखोगी तो भी कोई बात नहीं। चलो इधर सुनो, A B, तुम तो यहाँ जाओ, C D C के अपॉन में क्या लिख सकता हूं मैं? R S, और ये कितनी है? 5/10। इनका अनुपात कितना आ रहा है? 1/2। इसी के साथ साथ एक इसी के आगे और देख लो, AD, इसके अपॉन में मैं इधर क्या लिख सकता हूं? QR। ठीक है, इधर ये कितना आ रहा है? 2/4। इनका अनुपात कितना है? 1/2। अजय बात समझ। तो इधर सुनो, समरूप होने के लिए देखो, एक तो बहुभुज में कोणों की संख्या समान हो, यानी इसमें भी 4 है तो इसमें भी कितने हो? 4। ठीक है, फिर क्या है? कोणों की माप समान हो जाए, या तो माप, यानी ये सभी 90 डिग्री के, तो फिर आप इस चीज को छोड़ दो। अगर उनके कोण, सभी कोण आपस में बराबर हो गए, तो फिर ऐसी स्थिति में, यानी कोणों की संख्या बराबर हो जाए और उनकी माप समान हो जाए, इसका मतलब यहां से जो छोटा क्वेश्चन क्या बन सकता है? सुनो, यहां से देखो छोटा क्वेश्चन क्या बन सकता है। वैसे आपके नॉर्मली यहाँ पे आपके एग्जाम में नहीं आता, पर कभी फ्यूचर में बोर्ड आ जाते हैं क्या, कि सभी वर्ग समरूप होते हैं क्या? सभी वर्ग समरूप होते हैं, होंगे ना यार, क्योंकि सभी वर्गों में जो वर्ग है, मैं क्या बोला? सभी वर्ग। अब एक वर्ग तो इतना सा और एक वर्ग इतना बड़ा, तो क्या ये समरूप नहीं है क्या? अरे रूप समान एक नहीं है, तुम तो सबसे बड़ी बात, रूप समान एक नहीं, सभी वर्गों का रूप समान होगा नहीं होगा? वही 4 भुजाएं, 4 कोण, और सभी कोणों की माप 90 डिग्री, तो सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप। टिक कर दो। सभी आयत समरूप होते हैं क्या? टिक कर दो। होते हैं ना, क्योंकि उसमें भी वही 4 भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर, रूप समान होगा। क्या सभी व्रत समरूप होते हैं क्या? होते हैं, इसमें भी टिक करो। पर अब यहाँ पे उल्टा जाओ, क्या सभी वर्ग सर्वांग सम होते हैं? नहीं होते, क्योंकि फिर किसी इस सर्वांग सम यानी सभी अंग बराबर हो। अब ये तो 2 सेमी की, ये 4 सेमी का अंग समान हुआ, तो सभी वर्ग सर्वांग सम नहीं होते, बाकी सभी वर्ग समरूप होते हैं। आ जाएगी बात समझ में। सभी आयत सर्वांग सम नहीं होते, बाकी सभी आयत समरूप हो सकते हैं। ठीक है, सभी वृत्त सर्वांग सम नहीं होते, क्योंकि त्रिज्या अलग अलग हो सकती है, परंतु उनका रूप समान है, तो वो समरूप क्या हो सकते हैं? समरूप
हो सकते हैं। तो देखो समरूप होने के लिए देखो एक तो कोण, या तो कोणों की माप समान हो जाए या फिर उनकी भुजाओं का अनुपात, जो कि मैंने वो भी सेम कर दिया। देखो ये 5 तो ये 10। अब मैं देखो यहाँ नॉर्मल अनुपात ले रहा हूँ, और भी अनुपात ले सकते हो। ये 5 यहाँ पे 15 आ जाए, 1/3 अनुपात आ जाए, 20 आ जाए, 1/4 अनुपात आ जाए, यानी पॉइंटों में अनुपात, बाकी अनुपात क्या हो, बराबर। ठीक है, तो समरूपता बात समझ में आ गई। समरूप के लिए भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर, या फिर अपन कह सकते हैं कोणों की माप क्या हो जाए, बराबर। अब इधर सुनो, अपन पढ़ रहे हैं बहुभुज नहीं पढ़ रहे, अपन त्रिभुज पढ़ रहे हैं। तो त्रिभुज में तो देखो एक तो कोणों की माप, अब देखो एक त्रिभुज का ले लेते हैं। ये उतारने के, ये उतारो, फिर इसके बाद एक ये वाले चित्र उतार लेना जिनमें ए बी सी, और इसको उतार लेना पी क्यू आर। सभी को 160 डिग्री कर देना है, चलो ठीक है ना। ये कितना डिग्री, 60 डिग्री। और इनकी भुजाओं को दे देना, ये 3 सेमी, ये 9 सेमी, ये 3 सेमी, सॉरी 4 सेमी, और ये दे देना 12 सेमी। तो इसके नीचे लिखना कोणों की संख्या समान है, कितनी है, 3। कोणों की जो माप है वो कितनी है, 60 डिग्री है। तथा भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, तुम तो ये बताओ मेरे को, अभी तक जो कुछ थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। वैसे देखो, वैसे अपने काम आने की वाली चीजें तो ऐसी कुछ नहीं है, बस समरूपता को समझना है कि समरूप क्या है, ज्यादा अपने मेन बात यही है। तो 3 क्या लिख सकता हूँ, ए बी बटा क्या लिख सकता हूँ मैं, पी क्यू। 3/9 कितना आया, 1/3। ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ मैं, बी सी बटा क्यू आर लिख सकता हूँ ना। तो 4/12 कितना आ जाएगा, 1/। तो ये भुजाओं का अनुपात, तो ये आप उतार लो पहले। तो इस ये आकृतियों के लिए उतार लो, ये वाला बहुभुज के लिए, पर अपन बहुभुज नहीं पढ़ेंगे, अपन क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज। तो त्रिभुज के लिए भी ये छोटी सी चीजें उतार लो, फिर आगे। अरे ये उतार लिया ना, अब टॉपिक डालो। देखो इधर सुनो, बहुभुज की समरूपता नहीं पढ़ रहे अपन, त्रिभुजों की समरूपता पढ़ रहे हैं। तो छोटा सा टॉपिक डालो, त्रिभुज की समरूपता। टॉपिक क्या रहेगा, त्रिभुज की समरूपता। इसके लिए भी लिख लेते हैं परिभाषा की, दो त्रिभुज कब समरूप होंगे। हाँ, त्रिभुज की समरूपता, और इसमें लिखना दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके तीनों संगत कोणों की माप समान, कोणों की माप क्या हो, समान, तथा भुजाओं का अनुपात, वही बात यहाँ लिखी है, वही देखो, वही बहुभुज के लिए जो बात लिखी थी वही बात मैंने यहाँ किसके लिए लिख दी, त्रिभुज के लिए। तो त्रिभुज में तो मैंने कहा, बहुभुज में लिखा था कोणों की बात, मतलब जो भी बहुभुज होगा उसमें कोणों की क्या हो, संख्या समान हो। यहाँ पे क्या लिखा है, त्रिभुज।
तो त्रिभुज में तीनों संगत कोणों की जो माप है वो क्या हो जाए, बराबर। दोनों त्रिभुजों के संगत तीनों कोण क्या हो जाए, बराबर। और भुजाओं का अनुपात क्या हो जाए, बराबर, जो कि अभी अपन ने लास्ट आकृति में लिखा था। भुजाओं की माप क्या हो, समान हो। लिख लिया ये, भुजाओं का अनुपात समान हो। अरे लिख लिया, अरे यहाँ बात नहीं, लिख लिया यहाँ तक। अब इधर सुनो, अब आपकी जो इस अध्याय का मेन पार्ट है, अब तक जो पढ़ते आ रहे हैं ना, इसमें से देखो ज्यादा कुछ समझ में न भी आए तो भी कोई बात नहीं, बस आपको ये समझ लेना है कि समरूप आकृतियां, मतलब समरूपता कैसी होगी, कब होगी समरूप आकृतियां। सर्वांग समता और समरूपता में डिफरेंस तुम समझ जाओ। अब आपके जो मेन टॉपिक है, जो आपके प्रमेय भी आती है, तो वही प्रमेय क्या है, 6.1, प्रमेय नंबर 6.1। और ये क्या है, थेल्स प्रमेय। इसी, अरे टॉपिक डालो प्रमेय 6.1 और इसी का नाम लिखना थेल्स प्रमेय। और इसी का दूसरा नाम होता है आधारभूत आनुपातिक, आधारभूत आनुपातिक, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। वैसे ये इधर सुनो, त्रिभुजों की समरूपता, अरे अवानी, जो ये टॉपिक है ना, वैसे अध्याय ये प्रारंभ होने से पहले, मतलब ये जहाँ स्टार्ट हो रहा है ना, उससे पहले ही आपके 6.1 एक्सरसाइज है ना वो खत्म हो जाती है, क्योंकि एक्सरसाइज 6.1 के बाद है प्रमेय 6.1। ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, देखो अपने पास जितना टाइम है उसमें इसको कर लेते हैं, फिर एक बार कल और कर लेंगे इसको। तो इसमें आधारभूत ये टॉपिक डालिया, इसमें लिखना क्या प्रमेय है, लिखना यदि किसी त्रिभुज की, हाँ प्रमेय में लिखना यदि किसी त्रिभुज की, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, प्रतिच्छेद करने के लिए, करने के लिए एक रेखा खींची जाए, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। आ जाइए बात में, इधर सुनो, एक बार में लिख लिया आपने, एक बार पढ़कर सुना रहा हूं, ये क्या प्रमेय, इधर सुनो क्या कह रहा है, देखो लैंग्वेज समझना। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कोई त्रिभुज लिया, इधर सुनो, इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि अपन अब प्रमेय सिद्ध कर रहे हैं। तो सुनो, जैसा कह रहा है वैसा अपन काम करते हैं। तो सुनो, एक त्रिभुज है,
क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी कोई एक भुजा ले लो, ये किसी एक भुजा के समांतर, अब एक भुजा यानी ये ले रहा हूं मैं, इस भुजा के समांतर एक रेखा खींच रहा हूं। अब वो रेखा किस प्रकार की नहीं है कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं, अब इसके समांतर खींच रहे हो तो अन्य दो भुजाएं ये बची, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, ये इस भुजा के समांतर में ये रेखा खींच रहा हूं, खींच दी, ये अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद करने वाली क्या खींची जाए, रेखा खींची जाए। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही, यानी ये जो अन्य दो भुजाएं हैं एक ही अनुपात में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। एक ही अनुपात का मतलब है अगर ये 2 है, 2 सेमी है, तो ये जैसे ये 4 सेमी, ये 2 और 4 में बट गई, तो फिर इधर की जो भुजाओं का अनुपात होगा ये 3:6 ही होगा। अगर ये भुजा जैसे 4 है तो फिर ये जस्ट इसका दुगना है, 1/2 अनुपात है, तो फिर इधर वाली भुजाओं का अनुपात भी कितना आएगा, 1/2, मतलब ये कितना आ जाएगा, 8। ये तो हुई मैं मान लेके कर रहा हूं, पर इन्हीं को जैसे नाम दे दूं, दो देखो इधर सुनो, ये ए, ये बी और सी, एबीसी त्रिभुज में बीसी भुजा के समांतर मैंने कौन सी भुजा की दी, एफ ई, ठीक है, एफ ई एक अन्य भुजा, इस भुजा के समांतर मैंने एक अन्य भुजा की दी। आ जाएगी बात समझ में। तो इधर सुनो, अपन को सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध तो ये करना है कि इस भुजा का अनुपात इन दो भुजाओं का अनुपात इन दो भुजाओं के अनुपात पे क्या है, बराबर। ये अपन को क्या करना है, इस थेल्स प्रमेय में सिद्ध करना है। दिया क्या है आपको, एक त्रिभुज है जिसमें बीसी भुजा के समांतर एक अन्य भुजा एफ ई खींचिए, और ये भुजा इस प्रकार खींचिए कि वह अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करिए, प्रतिच्छेद करिए। तो इधर सुनो, ये आपने वो लिख लिया था 6.1 प्रमेय, पूरी लैंग्वेज लिख ली, तो मैं सीधा लिख रहा हूं, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में बीसी समांतर क्या है, एफ ई या ई एफ लिख सकते हो। यानी आपको दिया क्या है, त्रिभुज एबीसी में बीसी समांतर एफ ई, ये आपको दे दिया, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। इसके फिर आपको क्या लिखना होता है, सिद्ध करना। क्या करना, सिद्ध करना। तो सिद्ध करना में तो सुनो, क्या सिद्ध करेंगे अपन, एफ बटे क्या, बी एफ, ये बराबर, यानी इधर वाली इन दो भुजाओं का अनुपात उधर वाली ए बटे सी ई, ये भुजाओं का अनुपात क्या करना है, आपको बराबर लाना है। इधर सुनो, इसमें देखो सिद्ध करने के बाद सीधा लिखते थे उपपत्ति, परंतु इसमें रचना होगी थोड़ी सी, तो वो रचना कर रहे हैं, इसलिए पहले क्या लिखेंगे, रचना। क्या करेंगे, रचना। अब इधर सुनो, रचना क्या होगी, त्रिभुज एबीसी में बिंदुओं एफ व ई से एफ तो ये रहा, एफ व ई से क्रमशः भुजाओं, एफ से तो इस वाली, देखो यहां से क्या होगा, इस वाली भुजा पे क्या डालेगा, लंब डलेगा, ठीक है, जिसको एफ जी दे दो, ठीक है। तो एफ व ई से क्रमशः भुजाओं कौन सा, ए सी व, और ई से डाल दो इस वाली भुजा पर,
और इस बिंदु को नाम दे दो H। तो AC व AB पर लंब FG व EH डाले। अच्छा ये बात समझ में। ABC त्रिभुज ABC में बिंदु F व E से क्रमशः भुजाओं कौन सा AC व AB यानी इधर वाली भुजा पर लंब FG व EH डाले। यानी यहां से ये वाला लंब डाला। यहाँ पे आप नंबर डिग्री शो कर सकते हो इनको कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या, उपपत्ति क्या लिखते हैं, उपपत्ति। इधर सुनो उपपत्ति। अब इधर सुनो, मैं एक चीज कर रहा हूं, इधर सुनना। इस F को C से मिला रहा हूं और B को किससे मिला रहा हूं, इससे, ठीक है ना। वैसे तुम लिखना चाहो तो इस चीज को रचना में लिख सकते हो कि बिंदु B को E से व बिंदु C को F से मिलाया। जैसे नॉर्मली रचना की तो बात है ना, वो यही है कि F से G, FG एक लंब खींचा और EH एक लंब खींचा इस वाली भुजा पर, जो कि अपन ने लिख दिया। अब उपपत्ति में बताओ मेरे को, यहाँ पर आपको दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं। इधर सुनना, मैं इधर यहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं सीधा ये चीज लैंग्वेज में लिखूंगा। पहले यहाँ देखो, आपको F और E दो बिंदु नजर आ रहे हैं। यहाँ पे नीचे एक भुजा नजर आ रही होगी, कौन सी, BC। क्या ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है क्या, क्योंकि दी हुई है उसने, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने देखो अभी जस्ट अभी एक ये वाली रेखा, ये तो मिली हुई है ऑलरेडी, ये तो मिले हुए हैं। अभी यहाँ पे एक ये वाली रेखा खींची है मैंने, देखो है। तो ये आधा और एक इधर सुनो, एक ऐसी भी रेखा खींची हुई है। तो यहाँ पर आप देखो एक त्रिभुज देखोगे ना, मैं अगर इस वाली रेखा को हटाऊं पहले, तो आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा, कौन सा, BEF नजर आ रहा है, ठीक है। ये वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज के लिए क्या FE आधार है नहीं है, ये आधार है। और एक को त्रिभुज नजर आ रहा है आपको, अगर मैं इसी को, ठीक है। अब आपको कौन सा त्रिभुज नजर आ रहा है, अगर मैं इस वाली को मिटा दो तो कौन सा त्रिभुज नजर आ रहा है, एक त्रिभुज नजर आ रहा है CEF। अब आया, तो इन दोनों को, चलो मैं इसको भी वापस लिख देता हूं। तो ये जो दो त्रिभुज है, मैंने दोनों त्रिभुज लिखे, एक तो इधर वाला ये वाला और एक ये इधर वाला। इस नीचे वाले इस पार्ट को छोड़ो, एक तो ऊपर वाला एक इधर वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुजों के लिए जो आधार है वो क्या समान है क्या, दोनों त्रिभुजों के लिए देखो आधार FE आ रहा है, आधार समान आ रहा है। और आपने कक्षा 9 में पढ़ा था कि समांतर भुजों के मध्य एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। पढ़ा था क्या कि अगर दो भुजाएं समांतर है, या ये दो भुजाएं समांतर है, यहां से बनने वाला ये त्रिभुज और यहां से बनने वाला ये त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे तो मैं आधार कौन सा ले रहा हूँ, नीचे वाला, और यहाँ पे जस्ट क्या हो गया, उल्टा। अगर ये आधार है तो इस आधार से बनने वाला ये त्रिभुज और इस आधार से बनने वाला ये त्रिभुज, एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। ये आपने कक्षा 9 में पढ़ा था। और अगर नहीं भी पढ़ा तो भी बात समझ लो, आधार क्षेत्रफल क्यों बराबर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही होता है। तो आधार तो क्या हो गया, सेम हो गया दोनों त्रिभुजों के लिए, 1/2 भी सेम हो गया। अब ऊंचाई की बात ही तो रही, और यही रही ना। तो ये बताओ, समांतर भुजाएं हैं तो समांतर भुजाओं में क्या ऊंचाई अलग अलग होगी क्या, दो त्रिभुज बनाओ, दो बनाओ चाहे तीन बनाओ, एक ही आधार ले लिया तो यहाँ से ये जो लेंथ है ये सभी जगह समान होगी। तो फिर अपने आप उन दो त्रिभुज यानी समांतर भुजाओं में एक ही आधार ले ले तो उन बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। आ जाइए बात में, ये कक्षा 9 की बात थी। चलो इधर सुनो, क्योंकि
बी सी समांतर एफ ई है, एफ ई है समांतर समांतर भुजाओं में एक ही आधार के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। बीसी व एफ ई समांतर है, समांतर भुजाओं में एक ही आधार के मध्य बने त्रिभुजों का क्या क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर। तो कौन कौन से त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हुआ? एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई एफ बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा? सी ई एफ। आ जाएगी बात समझ में? समीकरण नंबर 1। अब इधर सुनो, बस ये बात समझने की बात थी, बाकी इस पर में और कुछ नहीं है। इधर सुनो, ये जो त्रिभुज लिया है, इस वाले त्रिभुज के अपोन में, इसको अपोन में लेना है। ऊपर वाला आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा, ए एफ ई नजर आ रहा है क्या? ऊपर एक त्रिभुज नजर आ रहा है, ए एफ ई, इस वाला, और एक त्रिभुज आपको ए बी एफ ई, तो इसके अपोन में लेना है। देखो इधर सुना, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा? ए एफ ई। त्रिभुज ए एफ ई, इसके बटा में लेना है एरिया। यहां से कोई सा एक त्रिभुज उठा लो, कौन सा? बी ई एफ। कौन से त्रिभुज लिए हैं मैंने, तुम देखना। एक तो ये वाला छोटा सा, ये वाला, और एक इसके अपोन में कौन सा लिया है? ऊपर वाला। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल भी यही होगा क्या? आधार इंटू ऊंचाई, यही होगा। चलो इधर सुनो, यहाँ पर क्या चल रहा है? एरिया ऑफ त्रिभुज ए एफ ई, और नीचे चल रहा है एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई एफ। ऊपर वाला त्रिभुज के लिए 1/2, ऊपर वाला त्रिभुज के लिए आधार क्या है? एफ ई है, एफ ई। और ये बताओ, इस ऊपर वाले त्रिभुज के लिए जो ये हाइट है, ये क्या है? ई एच। और इधर सुना, नीचे वाले त्रिभुज के लिए बताना, 1/2। इस वाले त्रिभुज के लिए आधार क्या है? एफ ई एफ बी। ये एफ, और इसके लिए जो हाइट है, क्या वो भी एच ई है क्या? इधर सुना, अभी कैसे है, ये यहां जो त्रिभुज बन रहा है, ये है थोड़ा तिरछा है, इसके आप हाइट नापोगे। मैंने कहा था तुमसे कभी, जैसे यहां से यहां हाइट नापनी है, तो हाइट एकदम लंबवत नापी जाती है। कैसे नापी जाती है? लंबवत। तो जैसे मैं तुमसे कहूं कि ये त्रिभुज है, जिसको यूं सीधा कर दो, ये ऐसा त्रिभुज है, इस प्रकार। मैं तुमसे कहूं कि इस त्रिभुज की ऊंचाई नापो, तो कोई कहेगा कि बंदा, ये एक व्यक्ति यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ से एकदम सीधी रस्सी डालो, सीधी रस्सी कहाँ आएगी? यहाँ, यही तो हाइट होगी इसकी। तो ये त्रिभुज ऐसा ही है। यहाँ पे मैंने बंदा बैठाया, उससे कहा कि रस्सी डाल नीचे, तो एकदम लंबवत रस्सी यहीं जाएगी, ठीक है ना? तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ई एच। एक मिनट यहाँ तक बता रहा हूँ, फिर आगे कर, थोड़ा सा रह गया। रुको एक मिनट, इसमें एक गलती हुई है। अरे कुछ नहीं, ई एच तो सही है। इधर सुनो, ई एच तो ये जो लंबाई है वो सही है। एक मिनट, आधार गलत हो गया अपने इसमें।
ऊंचाई तो दोनों की, देखो मैंने कहा था कि इस वाले त्रिभुज के लिए ये हाइट, ठीक है, और ऊपर वाला ये त्रिभुज है इसके लिए ये वाली हाइट। परंतु ऊपर वाले देखो त्रिभुज के लिए ये अपन हाइट ले रहे हैं, ये वाली, मैं ऊपर वाला त्रिभुज बना दो आपके लिए, ये हाइट ले रहे हैं, तो जो इसका आधार है ना वो ए एफ आएगा। अपन ने गलत लिख दिया, तो आधार क्या आएगा, ए एफ, ठीक है ना, ये वाला आधार, ठीक है। और नीचे वाला त्रिभुज के लिए देखो, ये हाइट तो वही रहेगी, अभी कहा था मैंने कि ये तिरछा है, यहां से हाइट नापोगे तो यही है, परंतु इसका आधार क्या होगा, बी एफ। बी एफ, इसको ये लिखना, गलती हो गई थी पहले, इधर सुनना। आ जाइए बात समझ में, उतारो चलो, एक मिनट यहाँ से उतार लिया। एक बार देखो, ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है, ये बात समझ आ गई ना, कि एक ही समांतर भुजाओं के मध्य एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, इस वजह से किया। यहाँ पे मैंने ऊपर वाले त्रिभुज के अपोन में लिया, यहाँ से कोई एक त्रिभुज, तो ये स्थिति। इसमें देखो यहाँ पे क्या बन के आया, इधर सुनो, एरिया ऑफ ए आर, त्रिभुज कौन सा, ए एफ ई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा मैंने लिया, बी ई एफ। अरे यहाँ पे यही है, 1/2 से 1/2 भी कैंसिल होंगे। अब इधर सुनो, क्या इनकी जो हाइट है, दोनों त्रिभुजों की जो हाइट है वो सेम भी है, तो ये भी कट जाएगी, तो आपके बचा क्या यहाँ पे, एफ बटा क्या बचा, बी एफ, यही बचा समीकरण नंबर 2। अरे आ जाइए बात में, समीकरण नंबर 1 तो ये थी, समीकरण नंबर 2 में मैंने ऊपर वाले त्रिभुज के अपोन में नीचे वाला ये एक छोटा वाला त्रिभुज लिया, ये वाला लिया, और इससे निकल के आई ये वाली बात। अब इधर सुनो, इधर का तुमने उतार ही लिया ही था, इधर सुनो, सुनो यहाँ पे, इसी प्रकार इधर सुनो, मैं जैसे मैंने ये वाला त्रिभुज लिया है ए आर, त्रिभुज कौन सा, ए एफ ई, ये वाला त्रिभुज लो, ठीक है। मैंने पहले तो इस त्रिभुज के नीचे, ऊपर वाले त्रिभुज के नीचे ये वाला टुकड़ा लिया था, अगर मैं ये नहीं लेके ये वाला ले लू तो, कौन सा, सी त्रिभुज, सी ई एफ, ठीक है। अब ऊपर वाला तो वही है, सेम ही है, नीचे वाला ये वाला लिया है, अगर नीचे वाला अलग लिया है तो देखो इस वाले के लिए यहाँ पे लेंथ क्या है, तो सुनो यहाँ पे चित्र में देख लो, इस बार ये लिया है और ऊपर वाला ये लिया है। अब ऊपर वाले के लिए वही है, बताओ तुम 1/2 आधार ये लिखोगे, सेम चीजें, परंतु यहाँ पे चेंज क्या होगा, इस बार आधार क्या एफ लिखूंगा क्या, नहीं एफ नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ए, क्योंकि इधर से भी तो यही है, इधर से आधार क्या आएगी, ए, और ऊंचाई क्या आएगी, एफ जी, तो एफ जी से एफ जी तो कट जाएगा, आधार क्या बचेगा, ए। आ जाइए बात समझ में। अब नीचे वाले त्रिभुज के लिए आओ, यहाँ के लिए मैंने लिखा था पहले वाला इधर वाला त्रिभुज, अब मैंने लिया है इधर वाला त्रिभुज, तो इधर वाले त्रिभुज के लिए मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक है, इसके लिए आधार क्या होगा, सी, 1/2 से 1/2 अब भी कटेगा। इस वाले त्रिभुज के लिए ऊंचाई क्या होगी रे, यही होगी क्या, यही होगी ना, जो ऊपर वाले त्रिभुज के लिए क्या थी, एफ जी, यही थी। तो फिर इस वाले त्रिभुज की, यहां से मैं कहूंगा कि लाइन डाल, तो ये एकदम लंबवत ऊंचाई, तो इस वाले त्रिभुज के लिए भी हाइट क्या होगी, ये वाली। अजय बात समझ। तो फिर हाइट से देखो, इसके लिए भी हाइट वही, और इस वाले ऊपर वाले त्रिभुज के लिए हाइट ही, तो हाइट से हाइट वो तो कैंसिल हो जाएगी, 1/2 से 1/2 भी कैंसिल होगा। ऊपर वाले त्रिभुज के लिए आधार लिखा था ए, और नीचे वाले त्रिभुज के लिए आधार बचेगा सी ई, क्या बचेगा, सी ई। समीकरण नंबर 3। अजय बात समझ। समीकरण नंबर 1 एरी, 2 एरी और 3 एरी। समीकरण 1, समीकरण 2 व
समीकरण 3 से। समीकरण 1 2 3 से क्या हुआ, इधर सुनो। यहां पर आप देखो एरिया ऑफ AFE और एरिया ऑफ AFE, ऊपर वाले भाग बराबर है, नीचे वाला देखो एरिया ऑफ BEF, एरिया ऑफ CEF। क्या ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा बराबर है क्या? और ये रहा ना समीकरण 1, दोनों आपस में बराबर है ना। सुनना, दोबारा देखना, ऊपर वाली ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है कि नहीं है? दोनों जगह बराबर है। क्या ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है क्या? देखने में नहीं लग रहा, परंतु समीकरण 1 पे जाओ, क्या दोनों एरिया बराबर है कि नहीं? ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज बराबर है इनके क्षेत्रफल, तो इसका मतलब फिर इनके ये वाले जो भाग है ये भी आपस में क्या हुआ है, बराबर। इसका मतलब AE के, देखो पहले ये वाले लिखता हूं, AF अपॉन में क्या BF किसके बराबर हो जाएगा? AE बटा C। अजय बात समझ में? अरे यही तो सिद्ध कर रहे थे, वहां से जाके देखो। इतनी अजय बात समझ में? तो यहां तक उतार लिया था तुमने, पहले ये उतारना है फिर ये उतारना है, ठीक है? यहां तक उतारो, इधर सुनो, ये उतार लिया। इसके नीचे अब घर पे जाके तुम्हें खुद को क्या करना है, दोनों में क्या करना, दोनों पक्षों में एक एक जोड़ना, फिर क्या हल आता है उसको मैं कल बताऊंगा। दोनों पक्षों में क्या जो करोगे, एक एक जोड़ना और एक बार करना, एक एक घटाना, फिर क्या आंसर आता है वो मेरे को बताना, काम आएगा। आज के लिए फिर इतना ही काफी, कल मिलते हैं।